हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारी यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग बाल विकास का 10वां और 11वां लेसन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हमारे इस लेसन से अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, इस मोटिवेशन चैप्टर से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों इस लेसन से 2 नंबर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन हर वर्ष पूछा गया है। चलो दोस्तों, हम लोग देखते हैं इस टाइप हमारे इस अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन चैप्टर से अति लघु लघु उत्तरी क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे इसमें से पूछा जा सकता है, अभिप्रेरण अधिगम के लिए अनिवार्य है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अभिप्रेरण से आप क्या समझते हैं, यानी मोटिवेशन से क्या समझते हैं। अभिप्रेरण व जैसे बालक को जब हम प्रेरित करके मोटिवेट करते हैं, तब वो बालक सीखने में उत्सुकता हो जाता है। इसी को मोटिवेशन कहते हैं, यानी अभिप्रेरण कहते हैं। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं अपने परीक्षा एग्जाम में। जैसे प्रेरण या अभिप्रेरण शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण मोटिवेशन है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटियूम धातु से हुई मानी जाती है। मोटियूम का अर्थ है मोटर, मोशन और मूव, परंतु प्रेरणा के शाब्दिक तथा मनोवैज्ञानिक अर्थों में अंतर है। साधारणतः दो शब्दों में प्रेरणा का अर्थ किसी कार्य का करना होता है। मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा का अर्थ है आंतरिक उत्तेजना से होता है। जैसे अब जब आंतरिक उत्तेजना जगेगी तभी बालक पढ़ने में उत्सुक होगा, उस चीज़ को सीखेगा। अब इसका अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है हम लोग समझ सकते हैं। जैसे प्रेरणा या अभिप्रेरणा व्यक्ति की एक आंतरिक स्थिति है। जब अंदर से भावना जगती है तो हम लोग कोई सीखने में या बच्चा सीखने में उत्सुक होता है। प्रेरणा व्यक्ति के उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति तक चलने वाली क्रियाशील क्रियाशीलता उत्पन्न करती है। प्रेरणा का अर्थ उन आंतरिक उत्तेजना से लगाया जाता है जिन पर व्यक्ति का व्यवहार आधारित होता है। अब प्रेरणा की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया है। जैसे हमारे एक वैज्ञानिक हैं जैसे हमारे वैज्ञानिक हैं गुड, इन्होंने बताया है कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। अब अगले वैज्ञानिक हैं वुडवर्थ, इन्होंने प्रेरणा यानी मोटिवेशन की परिभाषा किस रूप से दी है। जैसे किसी व्यक्ति की दशा अथवा स्थिति है जो किसी व्यवहार या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रियाशील बनाती है। अगले वैज्ञानिक हैं प्रेरणा की परिभाषा देते हुए मैकडूगल ने बताया, अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने में प्रेरित करती है, यानी उत्सुकता जगाती है। अब आगे हम लोग देख सकते हैं इसके लक्षण क्या क्या है, मोटिवेशन के लक्षण क्या क्या है। मोटिवेशन में क्रियाशीलता होती है। प्रेरणा साध्य न होकर साधन है। प्रेरणा साध्य तक पहुंचने का मार्ग बताती है। प्रेरणा से व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है। प्रेरणा सीखने का मुख्य अंग न होकर सहायक अंग मात्र है। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अभिप्रेरणा के प्रकार लिखिए। अभिप्रेरणा के प्रकार कितने हैं। जैसे दैहिक अभिप्रेरण। दैहिक अभिप्रेरण क्या है। दैहिक अभिप्रेरण जैव जनित या जन्मजात आवश्यकताओं से उत्पन्न होती है। इन पर शिक्षण का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। इसमें भूख, प्यास, निद्रा, तापक्रम का नियमानुसार मात्रिक व्यवहार, काम, पलायन, उत्साह, जिज्ञासा, कीट तथा हास्य विनोद जैसे अभिप्रेरणा होते हैं। अब अगला है मनोवैज्ञानिक या अर्जित अभिप्रेरणा। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक या अर्जित अभिप्रेरणा क्या है। जैसे मनोवैज्ञानिक ने इन्होंने कई भागों में बांटा। जैसे व्यक्तित्व अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा। चलिए हम दोनों देखते हैं व्यक्तित्व अभिप्रेरणा क्या है। व्यक्तिगत अभिप्रेरणा ये स्वयं उपार्जित होते हैं, इन्हें व्यक्ति धीरे धीरे सीखता है। ये अभिप्रेरणा दैहिक अभिप्रेरण का विकसित रूप भी हो सकते हैं। व्यक्ति के संतुलन समायोजन के लिए इसकी संतुष्टि आवश्यक है। अगला है हम लोगों का जो अर्जित अभिप्रेरणा में सामाजिक अभिप्रेरणा। सामाजिक अभिप्रेरणा क्या है। जैसे सामाजिक प्राणी होने के कारण व्यक्ति में अनेक अभिप्रेरणा सामाजिक अवस्थाओं की पूर्ति हेतु विकसित होती है।
इस प्रकार अभिप्रेरणा में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर पाया जाता है। यह अंतर उस समाज के ढांचे द्वारा नियमित होता है। सामाजिक परंपराओं, रीति, वेशभूषा, खान पान इत्यादि का सामाजिक अभिप्रेरणा पर असर होता है। इसमें प्रशंसा एवं निंदा, आक्रामकता, आत्मसमर्पण, संघ प्रवृत्ति, अनुकरण एवं सहानुभूति आदि सम्मिलित होती है। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है, अभिप्रेरणा के महत्व क्या क्या है, यानी मोटिवेशन का महत्व क्या क्या है। जैसे मान्यताओं का विकास हो गया है मोटिवेशन में, रुचि एवं अभिप्रेरणा का विकास, अभि अब अभियोग्यता का विकास कैसे होता है, मार्गदर्शन प्रदर्शन क्या होता है। चलिए हम लोग क्रमवार देखते हैं। अभिप्रेरणा का महत्व क्या है। अभिप्रेरणा का शिक्षा में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि बालक को जब तक हम मोटिवेट नहीं करेंगे, उसके अंदर से उत्सुकता नहीं जागेगी, तो वह उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए बालक को प्रशंसा एवं दोष, स्वीकृत एवं अस्वीकृत के मध्य अनेक कार्य करने पड़ते हैं। शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व, जैसे मान्यताओं का विकास। इसमें क्या है, शिक्षा का उद्देश्य ऐसी मान्यताओं का विकास करना है जिनसे वह अच्छा नागरिक बन सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के विचार पाठ्यक्रम द्वारा बच्चों को अनुशासन की भावना विकसित की जाती है एवं चरित्र का विकास किया जाता है। अब अगला है रुचि, अभियोग्यता। अभिप्रेरणा से बालक किसी स्वयं किसी कार्य या ज्ञान के प्रति रुचि एवं अभियोग्यता का विकास होता है। यदि बालक में किसी कार्य को करने में अभिप्रेरणा नहीं होती, तो वह क्रिया नहीं सीखी जा सकती है। बच्चों में पाठ्य विषयों में रुचि नहीं है, तो वह अधिक समय तक टिक नहीं सकता। अब मार्गदर्शन क्या है अभिप्रेरणा का। आजकल विद्यार्थियों की सबसे प्रमुख समस्या यही है कि छात्र विद्यालय के कार्यों में रुचि नहीं लेते। अभिप्रेरणा के द्वारा छात्रों में उचित एवं आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाता है, जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। अब अगला है, सीखने में सहायक आधार क्या है। सीखने के सहायक आधार है, जैसे अभिप्रेरणा सीखने का सहायक आधार है। यह व्यक्ति के सभी पहलुओं में कहीं न कहीं संबंधित है। एक शिक्षक को चाहिए कि नकारात्मक अभिप्रेरणा जैसे दंड, अपमान आदि न दे। अभिप्रेरणा कभी कभी हानिप्रद भी हो जाती है। जब बालक किसी प्रोत्साहन के लिए कार्य करते हैं, तो उसे अधिगम सीखने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। अतः अभिप्रेरणा सीखने के लिए महत्वपूर्ण आधार है। अब अगला है इसमें जो हम लोगों का अभिप्रेरणा का महत्व पढ़ रहे हैं, अगला है हम लोगों का जैसे सीखने की इच्छा। जैसे आत्म प्रेरण से बालक में किसी कार्य करने की इच्छा बलवती हो जाती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह छात्र को समस्या की जानकारी कराए, सर्वनिष्ठा का महत्व बताए, प्रगति के मूल्यांकन के लिए विश्वसनीय तथा वैध विधि अपनाए। इस तरीके से सीखने की इच्छा, अगर बच्चे में सीखने की इच्छा रहती तो किसी चीज़ को आसानी से सीख लेता है। अब अगला है अभिप्रेरणा के महत्व में, जैसे आवश्यकता की पूर्ति कैसे। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को शारीरिक, मानसिक, वैयक्तिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं का ध्यान रखकर शिक्षण आरंभ करे। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस पाठ का शिक्षण किया जाए, बालक द्वारा अध्ययन कराया जाए, उसे बालक अपने ऊपर थोपना लाद गया है उसे समझे। अब अगला है प्रशंसा तथा आलोचना। शिक्षण करते समय प्रशंसा एवं आलोचना का भी अपना एक अलग महत्व होता है। शिक्षक से अभिप्रेरणा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अभिप्रेरणा यानी प्रेरित करते, प्रशंसा करके, कोई अच्छी बात बता के उन्हें प्रेरित करके उत्सुकता जगाएं। परंतु इस प्रकार की अभिप्रेरणा का प्रयोग करते समय इस बात का भलीभांति विचार करना चाहिए कि विचार कर होना आवश्यक है कि जिसका वह प्रयोग करने जा रहा है वह किसी स्तर पर प्रभावी होगा। इस प्रकार से अध्यापक अभिप्रेरण का प्रयोग कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाए, ग्राम शिक्षा समिति से आप क्या समझते हैं। ग्राम शिक्षा समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति गठित की गई है, जो शिक्षा के विकेंद्रीकरण को ध्यान में रखकर संशोधित पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। इन समितियों में ग्राम प्रधान के अतिरिक्त एक प्रतिनिधि, एक महिला, एक अभिभावक तथा एक प्राथमिक विद्यालय अथवा अन्य माध्यमिक विद्यालय उसके वरिष्ठ अध्यापक या प्रधान अध्यापक को व्यवस्थित कर सबको शिक्षा का समान लाभ देते हैं। अब इसमें अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है।
जैसे पूछा जा सकता है बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरक का नाम बताइए। जैसे भय, क्रोध, स्नेह, ये तीनों बच्चे के जन्मजात होते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों में प्राप्त करता है कहलाता है व्यक्तिगत अभिप्रेरण। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है। प्रेरणा, प्रेरणा की जब उत्साह, अंदर से उत्साह हो जाएगा तब बालक किसी भी कार्य को प्रेरित करने के लिए अब अगला अगला चैप्टर है हम लोगों का अभिप्रेरण की विधियाँ, यानी मेथड ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरण की देने की क्या क्या विधि है? अभी इस लेसन से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन अभिप्रेरणा की विधियाँ यानी मेथड ऑफ मोटिवेशन, इसमें से एक किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इसमें से इस लेसन से भी 2 नंबर का बहुविकल्पी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 या 1 जरूर पूछा जाएगा बहुविकल्पी क्वेश्चन, इसलिए आप लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन को रट डालिए, क्योंकि ये बैकअप बनाता है। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो सही है, 1 नंबर पूरा मिलेगा, इसलिए आप लोग बहुविकल्पी पे ज़्यादा ध्यान रखें। और फिर अगला इसमें अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? जैसे पूछा जा सकता है अभिप्रेरणा की कौन कौन सी विधियाँ सूचीबद्ध बनाइए। पुरस्कार एवं दंड के लाभ तथा हानि बताते हुए अभिप्रेरणा का स्थान बताइए। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अभिप्रेरणा के स्थान कौन कौन सा है। जैसे कक्षा में अभिप्रेरणा किस प्रकार प्रभावशाली कार्य करता है? इसका निर्णय अनेक प्रभावक प्रतिकारक करते हैं। कक्षा में अभिप्रेरण पर कई बातें प्रभाव डालती हैं। जैसे निम्न प्रकार है, जैसे रुचि, सफलता, प्रतिद्वंदिता। जैसे रुचि जिस पाठ में बालक को रुचि होती है वह उसे तुरंत सीख लेता है। अध्यापक को चाहिए कि वह ऐसी सहायक सामग्री पाठ्य वस्तु इस्तेमाल करे जो बालक को पढ़ने में रुचि हो। सफलता क्या है? सफलता अभिप्रेरण में सफलता का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी कार्य को करने में सफलता पाना ही कार्य का उद्देश्य होता है। असफलता का भय दिखाकर बालकों को अभिप्रेरित करता है, जिसका परिणाम सफलता प्राप्त करता है। जैसे बालक को कहा जाए कि इतना आप लोग पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, इसलिए बालक पढ़ेगा तो इसलिए पास हो जाएगा। अब प्रतिद्वंदी क्या है? विद्यालयों में छात्रों में प्रतियोगिता तथा प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति सामान्य देखी जाती है। कक्षा में छात्र एक दूसरे से अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं। यह भी प्रक्रिया बहुत अच्छी है बालकों के लिए ज्ञान प्राप्त करने। अगला है व्यक्तिगत प्रतियोगिता क्या है? बालक को इस प्रतियोगिता के माध्यम से पहले से अच्छे अंक प्राप्त करने की प्रेरणा दी जाती है। समूह प्रतियोगिता क्या है? जैसे समूह में प्रतियोगिता कराने का मतलब है, जैसे इस प्रकार की प्रतियोगिता में 2 कक्षाओं या समूहों को प्रतियोगिता कराकर एक दूसरे समूह से अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयत्न करा। जैसे हारलॉक ने प्रतियोगिता के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कक्षा में 3, 5, 8 के 35 छात्र का प्रयोग किया है। उसने इसके 2 समूह बनाए, एक नियंत्रित एवं दूसरा है प्रयोगात्मक। अब इसमें जैसे उन्होंने बताया है कि प्रयोगात्मक टोली के फिर 2 भाग किए गए। उन्हें गणित के अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 1 सप्ताह के पश्चात दोनों टोलियों को एक परीक्षा दी गई। इसके परिणाम यह निकला जिसमें प्रतियोगिता के लिए उठाया गया था उन्हें अच्छे अंक प्राप्त हुए। अगला सामूहिक कार्य, बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए सामूहिक कार्य किया। आजकल सामूहिक रूप से कार्य करने व सीखने पर अधिक बल दिया जाता है। समूह में बच्चे अधिक कार्य सीख लेते हैं। अगला है प्रशंसा करके जैसे बालक भी सीख सकता है। शिक्षण में प्रशंसा का भी अपना एक अलग महत्व है। अध्यापक को चाहिए कि वह अभिप्रेरण के रूप में प्रशंसा का प्रयोग करे। अगला है पुरस्कार एवं दंड। जैसे पुरस्कार एवं दंड अभिप्रेरणा में अत्यधिक महत्व है। जब बालक को पुरस्कार अथवा दंड दिया जाता है तो वह एक ही अर्थ होता है, भावी व्यवहार पर अनुकूलन प्रभाव डालता है। पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बालक कार्य करता है। अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों में कार्य की अभिवृत्ति उत्पन्न करे, पुरस्कार के प्रति लालच नहीं। विद्यालय में पुरस्कार के लाभ क्या क्या हैं? जैसे पुरस्कार में से आनंद प्राप्त होता है, प्रोत्साहन मिलता है, व्यक्ति को कार्य में प्रेरणा मिलती है। छात्र पुरस्कार प्राप्ति के लिए धोखा देता है।
अब अगला जैसे विद्यालयों में दंड के लाभ क्या हैं। जैसे दंड दिया जाता है, दंडित वांछनीय कार्यों करने में रोकता है, वांछनीय अनुशासन का स्वरूप होता है। अब अगला जैसे जैसे दंड के जहाँ लाभ है वहाँ उसने होने वाली हानियाँ। जैसे दंड का आधार भय होता है, यदि बालक दंड ग्रहण करने को तैयार हो तो उसका उद्देश्य समाप्त हो जाता है। इनसे अभिप्राय तथा दुखद अनुभूति उत्पन्न होती है। दंड से परिणाम अस्थायी होता है। इसी तरीके से अब जेपी सेवड़ के अनुसार पुरस्कार एवं दंड दोनों एक उद्देश्य एक ही यानी भावी व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालता है, लेकिन दोनों की विधियां अलग अलग हैं। पुरस्कार व्यवहार तथा अनुकूल प्रभाव डालते हैं, इसके लिए संहित कार्य के साथ एक स्मृति जड़ता है। विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए बच्चों को प्रेरणा के लिए। विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि बालक को स्वयं प्रेरणा प्राप्त हो। जिन विद्यालयों में वातावरण अच्छा नहीं होता है वहाँ के छात्र में क्रियाशीलता अधिक नहीं पाई जाती है। खेल, अगला है खेल। अभिप्रेरणा प्रदान करने में आठवीं विधि है। जैसे बालकों को शिक्षा देने के लिए खेल विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। आवश्यकता क्या? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बालकों की ही नहीं बड़ों को भी यह प्रवृत्ति होती है कि वे आवश्यकता के वशीभूत होते हैं, कार्य करते हैं। अध्यापक को चाहिए कि बच्चों में पाठ्य सामग्री की आवश्यकता अनुभव कराई जाए। अब अगला है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति क्या है? अभिप्रेरणा बालकों में अभिवृत्ति का विकास करने में सहायता देती है। बालकों में अभिवृत्ति का विकास होने से वह कार्य अच्छी तरीके से कर लेता है। अब अगला है जैसे आदत। कुछ बच्चों को आदत होती है। जैसे अभिप्रेरणा के सिद्धांत में बच्चों की आदतों नए ज्ञान को विकसित करने में सहायता होती है। नए ज्ञान पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। संवेगात्मक दोस्तों पूछता है, संवेगात्मक बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछता है। जैसे अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों की संवेगात्मक स्थिति का पूरा ध्यान रखें। इस बात का ध्यान उसे अवश्य रखना चाहिए कि जो ज्ञान बालक को दिया जा रहा है वह उसके प्रति बालक को घृणा न हो, प्रेम हो। असफलता का भय। असफलता का भय जैसे अध्यापक को कभी कभी बालकों में उनकी असफलता का भय दिखाना चाहिए। असफलता के भय से छात्र कार्य करने में अभिप्रेरित होते हैं। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोगों से, विद्यालय व्यवस्था में समुदाय के सदस्यों का अभिप्रेरण किस प्रकार किया जाता है। विद्यालय व्यवस्था का संचालन एक महत्वपूर्ण विषय। विद्यालय स्वास्थ्य एवं आदर्श स्वरूप प्रदान करने के लिए यह आवश्यक विद्यालय से संबंधित सभी मानवीय संसाधनों का उचित उपयोग किया जाना है। जैसे इसमें समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरण है। जैसे समुदाय में इस प्रकार के अनेक व्यक्ति होते हैं जो धन एवं मानव शक्ति से संपन्न होते हैं। उन्हें विद्यालय व्यवस्था में संबंध करा के जैसे दोस्तों बच्चों में प्रतियोगिता कराई जाए और बड़े बड़े सेठ बड़े बड़े लोगों को वहाँ पे बुला के उन्हें सम्मानित करवाया जाए। यही सामुदायिक सदस्यों का अभिप्रेरण है। तब बालक बड़ा बनने के लिए उसमें उत्सुकता जगेगी तो और अच्छा से ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये इसका मतलब है। अगला है ग्राम शिक्षा समिति क्या है। अभिप्रेरण। ग्राम शिक्षा समिति के अभिप्रेरण का मुख्य दायित्व होता है एवं शिक्षक विभाग के अधिकारी का होता है। उदाहरण के लिए चंदनपुर की विद्यालय की शिक्षा समिति उदासीन है। इसके लिए मासिक बैठक में शिक्षक द्वारा ग्राम शिक्षक समिति के सदस्यों को बताया जाए कि यह विद्यालय आपका है, छात्र एवं छात्रा आपके हैं, अतः आप दायित्व है विद्यालय एवं छात्रों की संपूर्ण व्यवस्था पर ध्यान देना। अब जैसे दोस्तों इसमें बताया संपूर्ण ध्यान दें। ग्राम शिक्षा समिति के उचित सुझाव स्वीकार किए जाएं। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों ने स्वीकार किया। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को अपने विचार रखने का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए। अच्छी ग्राम शिक्षा समिति को वर्ष में 2 बार पुरस्कार प्रदान करने चाहिए, जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य सामूहिक रूप से कार्य करने में भावना का विकास हो। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रशंसा की जानी चाहिए ताकि बालक को प्रेरणा मिले। यही है अभिप्रेरणा का सिद्धांत।
इस प्रकार जब शिक्षा समिति की भूमिका महत्व प्रदान किया जाएगा तो चाँदपुर के विद्यालय की शिक्षा समिति ही नहीं वरना समस्त विद्यालयों की समितियों अपनी आदर्श भूमिका प्रस्तुत करेगी, अधिगम व्यवस्था में रहेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। अगला चैप्टर हम लोगों का रुचि तथा ध्यान, इस चैप्टर को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।